हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन क्लास 9 के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊँगा सॉरी कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 2 एक्सरसाइज के वीडियो और अपलोड कर दिया है, पहला और दूसरा चैप्टर का मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 2 चैप्टर का अपलोडेड है। 100 से ऊपर क्वेश्चन हर वीडियो के बाद मैं डाल देता हूँ, हर चैप्टर के एंड के बाद, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इतना कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशन में हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप देखते होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम लोग गिरा रहे हैं तो वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा। इसके पास इतना सारा डायरेक्शन था, इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, ऊपर जा सकता था, इधर जा सकता था, यानी 365 डिग्री इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन ये नीचे ही गिरा, एक ही डायरेक्शन में गिरा। आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे मून है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, आखिर क्यों। ठीक है, या सैटेलाइट्स जितने भी लॉन्च हो रहे हैं, अभी देख रहे हो कि इतना सारा सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहा है, सभी देश करते हैं, रशिया है, यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो वो भी जा कर के क्या करता है, चारों तरफ घूमते रहता है। सैटेलाइट इमेज वगैरह देखते होगे, आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो वो इमेज लेकर के भी देता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि वो जाकर के अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। या और भी, ऐसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी सभी जिसके पास भी मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। दूसरा, मान लेते हैं इतना सारा स्टार्स है, 10 के पावर 22 इतना स्टार्स है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो इतना स्टार्स है, लगभग एस्टिमेट किया गया है। तो ये सब आपस में कोलाइड क्यों नहीं कर जाते, टकरा क्यों नहीं जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। और भी, जैसे मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और भी, जैसे केपलर्स का लॉ क्या है। ठीक है, केपलर क्या वही जो लॉ दिया था वो खुद का उसका लॉ था, या किसी और का लॉ दिया गया था, वो उसको बस एक शेप दिया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इनफैक्ट और भी बोलूँ तो, ऐसे एक मान लेते हैं कि अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने इस तरह से एक रास्ता बना दिया। ठीक है, और इस रास्ते को बना दिया, तो यहाँ से मान लेते हैं कोई आदमी को गिरा दो या किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दो, तो क्या ये इस साइड में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर क्या होगा इस आदमी के साथ जब इसको अर्थ के बीचों बीच होल करके, इसमें जैसे ये अर्थ है तो यहाँ पे एक होल कर दिया गया। ठीक है, ऐसे होल कर दिया गया, और दूसरे साइड बिल्कुल ऊपर से नीचे तक होल करके इसमें गिरा दिया किसी आदमी को, तो क्या होगा उस आदमी के साथ। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, हो सकता है फिर मतलब इसी के बीच में ऐसे ऐसे करता रहे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बस बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग बना करके बताने वाला हूँ। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बात कर लेते हैं, यानी हिस्ट्री इसका क्या रहा है। तो देखो, हिस्ट्री की बात करोगे तो बात करोगे अरिस्टोटल के टाइम का। ठीक है, तो अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो यह मानते थे, ऐसा उनका बिलीफ था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, तो बस ये नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है, यानी नेचुरल है, इसके बारे में विशेष यह कुछ बोलने नहीं गए। ठीक है, यानी क्या बोले ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे तो इट इज़ जस्ट नेचुरल। ठीक है, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने क्या बता दिया, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नेचुरल है। ठीक है, लेकिन 16th सेंचुरी की बात करोगे तो 16th सेंचुरी में आए एक साइंटिस्ट, कौन, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, अब गैलीलियो गैलीली साहब ने क्या बताया। देखो, इन्होंने यह बताया कि कोई भी चीज़ जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल करके नीचे जा रहा है, इट इज़ नॉट नेचुरल। और इसका इन्होंने क्या बताया कि कोई
भी ऑब्जेक्ट इसलिए ऊपर से नीचे गिर रहा है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या बोला गया, क्या बोले ये इसलिए गिर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी वो अपने से नहीं गिर रहा है बल्कि उसको क्या कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी यह क्या बोले कि ऑब्जेक्ट्स इज नॉट फॉलिंग नेचुरली, ठीक है, बट अर्थ इज अट्रैक्टिंग देम, बट अर्थ इज अट्रैक्टिंग देम, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इन्होंने ऐसा बताया, किसने, गैलीलियो ने। देखो कोई भी जो महान साइंटिस्ट होते हैं वो उनका सोचने का तरीका, जैसे एक कहावत कहा जाता है कि कोई आदमी अगर महान है तो वह कोई अलग काम नहीं करता है, बस हर काम को अलग तरीके से करता है। तो गैलीलियो और अरिस्टोटल दोनों सेम ही काम को देखे, सोचने का नज़रिया बदल गया। ये क्या बोल दिया कि बस नेचुरल है भाई और कुछ विशेष इसमें सोचने की बात नहीं है, लेकिन गैलीलियो ने उसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखा और क्या बोले ये नेचुरल नहीं है बल्कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। यानी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करते रहता है, आकर्षित करते रहता है। ठीक है, फिर न्यूटन वगैरह आए, तो न्यूटन वगैरह का तो आप जानते ही हो, आगे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब इससे पहले कि अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा। ऐसा बोला जाता है कि जो गैलीलियो गैलीली थे वो टावर ऑफ पीसा पर से जाकर के कुछ बॉल्स को गिरा रहे थे या एप्पल को गिरा रहे थे। टावर ऑफ पीसा, ऐसा ही इंटरेस्ट के लिए बता दे रहा हूँ, टावर ऑफ पीसा, वहाँ से जाकर के कुछ ऑब्जेक्ट्स को गिरा रहे थे। तो इन्होंने और भी क्या बोला कि ध्यान देना, क्या बोला गैलीलियो गैलीली ने कि अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम लोग गिराते हैं, मान लेते हैं एक भारी ऑब्जेक्ट है और दूसरा हल्का सा ऑब्जेक्ट है, एक भारी है दूसरा हल्का है, तो अगर एयर का रेजिस्टेंस यानी हवा नहीं है, वैक्यूम है अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे वैक्यूम रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही समय में आकर के नीचे गिरेगा। कोई बड़ा सा पत्थर ले लो या एक पत्ता ले लो, ठीक है, दोनों एक ही समय में आकर के अर्थ पे गिरेगा। ठीक है, और यही जब मान लेते हैं कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, ये वैक्यूम के लिए केस ले लिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि एयर रहेगा, तो जब एयर रहेगा तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं, तो इस सिचुएशन में जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स है वो पहले गिर जाएगा और जो हल्का सा ऑब्जेक्ट है वो देर से गिरेगा। ठीक है, ऐसा बोला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, यानी हवा उसको रोकता है। जो हवा क्या करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, तो एयर रेजिस्टेंस पैदा करता है जिसकी वजह से ये देर से गिरेगा और ये पहले गिर जाएगा और जो हल्का था वो देर से गिरेगा। ठीक है, तो यह सब भी एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ सकते हो कि वैक्यूम रहेगा तो क्या होगा और ये रहेगा तो क्या होगा। यानी इस सिचुएशन में यह क्या बोले कि जो सबका एक्सेलरेशन है, दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कब वैक्यूम रहेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन, क्या पढ़े थे हम लोग पिछले चैप्टर में कि चेंज इन वेलोसिटी, तो अभी यहाँ पे रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, छोड़ेंगे इसको तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी बदल जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि एक्सेलरेशन इसका सेम रहेगा क्योंकि ऊपर से नीचे तक हर जगह इसका वेलोसिटी क्या रहने वाला है, सेम। इसको यहाँ पे एक्सेलरेशन चूँकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, अर्थ उसको खींच रहा है, अर्थ अपने ग्रेविटी की वजह से खींच रहा है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग आगे में पढ़ेंगे, अभी ये सब टर्म सब सारा का सारा आएगा, लेकिन यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देना चाह रहा हूँ कि यह सब चीज़ इसमें आगे में आने वाला है आपको। ठीक है, अब आगे में इन्हीं की तरह एक और भी साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था टाइको ब्राहे। ठीक है, क्या नाम था, TYCHOBRAHE, 16th सेंचुरी में है टाइको ब्राहे। ठीक है, यह क्या बोले थे, यह देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में। ठीक है, अगर प्लैनेट्स की मोशन की भी बात करूँ तो देखो इसमें भी बहुत तरह का थ्योरी चलते आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा थ्योरी चलते आ रहा है भाई, तो देखो प्लैनेट्स की मोशन की अगर बात करोगे तो सबसे पहले थ्योरी पता है क्या चलता था, जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या चलता था, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, मतलब कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स
इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, फिर आया कौन सा थ्योरी, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जियो का मतलब क्या बोले, अर्थ होता है, और हेलियो का मतलब क्या होता है, सन होता है। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक मतलब सन कहाँ है, सेंटर में है, और इसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, कि सन सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसको क्या करते रहता है, चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। इनफैक्ट और भी ज्योग्राफी अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत तरह तरह का थ्योरी था कि आखिर सन कैसे इस तरह, यानी ऐसा माना जाता था कि जैसे मान लेते हैं कि ओशियन है, तो ओशियन फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, फ्लैट है मतलब कि अगर ऐसे तुम जा रहे हो तो आगे में जाओगे तो यहाँ से गिर जाओगे। ठीक है, तो इन सभी थ्योरी को धीरे धीरे ख़त्म किया गया, क्योंकि अब बिल्कुल आपके पास बहुत सारा सैटेलाइट्स वगैरह है जो इमेज निकाल करके दे रहा है कि नहीं, एक्चुअल में अर्थ क्या है, कर्व नहीं है, बल्कि अर्थ कैसा है, राउंड टाइप का है। ठीक है, उसका सब जो भी शेप है वो कैसा है, राउंड है। अब राउंड है तो ऐसा फ्लैट नहीं है कि जा कर के गिर जाएगा। तो ये सभी ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल उतना ज्योग्राफी में मैं आपको नहीं जा रहा हूँ। अगर चाहूँ तो बहुत डिटेल लेंदी बना दूंगा इस टॉपिक को, जो आपको फिर पढ़ने में सो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ऐसे ऐसे करने लगोगे। तो ठीक है, उस तरह का मैं आपको यहाँ पर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आपको ये सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है अभी लिखिए। टाइको ब्राहे के बारे में मैं आपको यहाँ से आगे डिस्कशन शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको हटा रहा हूँ मैं। सबसे पहले जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक, ठीक है, यह सब थ्योरी माना गया। फिर हिस्ट्री वगैरह में ऐसे ऐसे कांड होते रहे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब आगे में हमारा जो होता है, किसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो टाइको ब्राहे के बारे में। अब देखो इतने सारे साइंटिस्ट न्यूटन वगैरह पधार चुके हैं, तो न्यूटन का जो यह पढ़े होगे कभी, या नहीं पढ़े हो तो अभी यहाँ पे पढ़ोगे, F=g(m1m2/r²). न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इन सभी के बेसिस पे ही दिया गया। क्या नाम बताया था, टाइको ब्राहे। ठीक है, और ये 16th सेंचुरी की बात चल रही है, 16वीं शताब्दी की, लगभग 1615-18 के बीच का ये सब बात है। ठीक है, तो देखो ये क्या किए थे, 20 सालों तक, क्या किए थे, 20 साल तक प्लैनेट्स के मोशन को कह सकते हो कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से वो एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, बोलोगे कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स ही क्यों, क्या टेलीस्कोप वगैरह नहीं था, तो नहीं, उस समय 16th सेंचुरी में टेलीस्कोप वगैरह का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखो अब बेचारे का क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एज बढ़ते 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 क्या होगा, ये भी एक डेथ के कगार पे पहुंचेंगे। तो उस समय जाने से पहले इनका एक स्टूडेंट हुआ करते थे, और इन्होंने जो भी थ्योरी वगैरह लिखा अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे, वो अपने स्टूडेंट को सौंप दिए, जिनका नाम था क्या, जोहान्स केपलर। और बोले कि इस थ्योरी को मरने नहीं देना, इसको ज़िंदा रखना और पूरा करके इसको पब्लिश करना। ठीक है, तभी से जोहान्स केपलर क्या करने लगे, उसके ऊपर में चर्चा करने लगे, चर्चा नहीं कह सकते, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने लगे। और एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते एक समय पे ले गए और फिर उसको पूरा किया, और इन्होंने 3 थ्योरी दिया। ठीक है, 3 लॉ दिया, कह सकते हो 3 लॉ दिया रिलेटेड टू मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, यानी जो प्लैनेट्स मोशन कर रहा है उसके बेसिस वो किस तरह से मोशन कर रहा है, इन्होंने 3 लॉ दिया, जो यहाँ से आपको पढ़ना है कि केपलर्स लॉ क्या क्या है। तो इसको भी साइंटिस्ट का नाम अपने कॉपी में ध्यान से रखना बस, कि हाँ यह सब भी इसमें योगदान दिए थे। ठीक है, क्योंकि आप आगे में जाओगे, मान लेते हैं 11th-12th में जाओगे, 11th में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ना है। आगे में जाकर के अगर फिजिक्स से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, MSc कर रहे हो, तो सभी का नाम वहाँ पे आएगा। ठीक है, कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता रहूँगा, तो आपको तनिक भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस थ्योरी को पूरा, वीडियो को पूरा देखिए आप, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और हर चीज़ को मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए, अब क्या है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी प्लैनेट्स के मोशन के बारे में
केपलर ने क्या क्या ला दिया। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्राहो आए थे, ब्राहो के बाद वो अपने स्टूडेंट केपलर को दे दिया अपना थ्योरम और बोले कि थ्योरी को बोले कि इसको आगे बढ़ाओ। तो ये आगे बढ़ा करके 3 लॉ देते हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, या इसी को और क्या बोलते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब देखो इस लॉ में क्या देखा गया, क्या बताइए। तो ऐसा पहले माना जाता था कि जो अर्थ जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ सन, इतना तो पढ़ लिए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कि सन सेंटर में है और बाकी चार सब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या करते रहते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड सर्कुलर पाथ। बस पहले क्या बोला जाता था कि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। अब जब केपलर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को फिनिश किया तो इस समय ये क्या बोले कि नहीं, ये गलत चीज़ है, सर्कुलर पाथ पे प्लैनेट्स नहीं घूमता है, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है। इलिप्टिकल मतलब ऐसा, इलिप्स का एक चैप्टर है क्लास 11th में, मैथ में जाओगे तो पढ़ोगे, तो ये ऐसा होता है अंडाकार टाइप का, ठीक है। तो इलिप्टिकल पाथ पे क्या बोले कि सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते रहते हैं, इलिप्टिकल पाथ। इस पाथ को क्या बोलते हैं, जो जैसे जैसे रास्ता जा रहा है, दिस पाथ इज कॉल्ड इलिप्टिकल पाथ। तो इलिप्टिकल पाथ पे घूमते रहता है। अब देखो इलिप्स अगर है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, और इस फिगर को बोला जाता है इलिप्स। 11th क्लास में पढ़ोगे मैथ्स में। अब इलिप्स में 2 फोकस होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है और दूसरा फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये सब ध्यान में रखिएगा, आगे में मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, बड़ा वाला को, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। दिस इज़ मेजर एक्सिस, दिस इज़ माइनर एक्सिस। दिस इज़ क्या बोलते हैं, फोकस F1। 2 फोकस होता है, F1 और F2, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं, A से B तक को क्या बोलते हैं, AB को बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस बोलते हैं। और CD अगर लिखोगे तो CD को क्या बोलते हैं हम लोग, CD को बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। बस जितना आपको यूज हम करेंगे उतना ही बता रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि सब फालतू कोई चीज़ बता रहे हैं। सबका अगर यह सब समझ जाओगे तभी इन सभी लॉ को अच्छे से समझोगे, क्योंकि लॉ आपके सिलेबस में दिया गया है। तो क्या बोला गया, मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है। और फर्स्ट लाइन होने क्या बताया कि जो पाथ होता है प्लैनेट्स का वो कैसा होता है, सर्कुलर नहीं होता है बल्कि इलिप्टिकल होता है। यानी यह बोले ये कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, सन के अराउंड ही घूमते हैं, लेकिन पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। और अब इन दोनों फोकस में से सन कहाँ पे रहेगा, तो सन बोले कि दोनों में से किसी एक फोकस पे रहेगा, यानी सन इज एट एनी ऑफ द 2 फोकस ऑफ द इलिप्स। इलिप्स के किसी एक फोकस पे सन रहेगा, ठीक है, इस पे रहे या इस पे रहे, किसी एक पे मान लो। और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं, ये सब छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग इलिप्टिकल पाथ पे सब रिवॉल्व करते रहते हैं। तो फर्स्ट ला क्या बोले, फर्स्ट लाइन होने यह बोला कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन, सॉरी, all the planets revolve around the sun in elliptical orbit with the sun at one of the 2 foci। फोकी फोकस का प्लूरल होता है, FOCI, फोकस का प्लूरल, इसको बोले क्या, फोकस है। F से क्या बोला गया, फोकस बोला गया, ठीक है। तो आपको याद हो जाना चाहिए क्या बोले कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं इलिप्टिकल पाथ पे विथ द सन और एट वन ऑफ द 2 फोकस, यानी दोनों में से किसी एक फोकस पे सन है और जो प्लैनेट्स हैं ये इसके इलिप्टिकल पाथ पे इसके चारों तरफ क्या करते रहता है, घूमते रहता है। रट गया बिल्कुल, ठीक है। अगर रट गया तो हम आगे में इसका अभी लिख दे रहे हैं, क्या बोला गया, तो यह बोला गया कि ऑल प्लैनेट्स या ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbit with and कर दो, and the sun is at one of the 2 foci of the ellipse।
यानी इलिप्स के एक किसी में से दो में से एक फोकस पे क्या है, सन है, और ये इसके चारों तरफ घूमते रहता है। तो ये पहला लॉ हुआ। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। अब मैं आगे चलता हूँ दूसरे लॉ की तरफ, ठीक है। तो देखो दूसरा लॉ क्या बोला गया, तो सेकेंड लॉ यह बोला गया, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना फिगर को मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि फिगर का मुझे अभी काम है बहुत सारा। अब देखो दूसरा लॉ क्या बोला गया, सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं केपलर्स का सेकेंड लॉ बोल दो, KSL केपलर सेकेंड लॉ, या इसको और भी बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज़, ठीक है। पहले को क्या बोले, लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि ये ऑर्बिट के बारे में हमें जानकारी दिया कि कैसा ऑर्बिट है, सर्कुलर नहीं है बल्कि कैसा है, इलिप्टिकल है, इसीलिए लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा में एरिया से रिलेटेड कुछ लॉ देगा, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, लॉ ऑफ एरियाज़। अब देखो सेकेंड लॉ यह बोला, मैं लिख देता हूँ पहले लॉ को, यह बोला गया कि द लाइन ज्वाइनिंग, फिर समझाएंगे बहुत अच्छे से, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट, स्वीप्स या कवर्स भी लिख सकते हो, स्वीप्स या कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा होगा आपको, अभी बस मैं आपको जब समझाऊंगा तब आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। मैं ये सबको हटा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ये सब पहले में आप लोग ड्रा रखिएगा। मेजर एक्सिस का यूज भी मैं करूँगा तो अगले लॉ में। अब देखो क्या बोला गया, क्या बोलना चाह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन, यानी यहाँ पे अगर मान लेते हैं सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है और इधर में मान लेते हैं कहीं पे एक प्लैनेट है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लैनेट है, अब ये क्या कर रहा है, प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे है, 1 घंटे के बाद मान लेते हैं यहाँ पे पहुँचा घूमते हुए, ठीक है, ऐसे घूम रहा है तो 1 घंटे के बाद यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइन करो प्लैनेट को कहाँ से, सन से, ठीक है। तो एक लाइन यह ज्वाइन कर लिए। अब देखो ये पहले पोजीशन पे था, पहला पोजीशन पे, और 1 घंटे के बाद 1 आवर के बाद ये दूसरे पोजीशन पे चला गया, तो इतना चला, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, फिर एक बार पोजीशन मान लेते हैं किसी समय यहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है, कहीं पे मान सकते हो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। और फिर 1 घंटा में हम लोग देखें कि यहाँ से ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। यहाँ भी 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचा है, यहाँ भी 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो क्या ये बोलना चाह रहा है लॉ कि देखो इस समय भी यह वाला एरिया ये कवर किया, ये पूरा एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया देख रहे हो, ठीक है। ये वाला एरिया और इस वाले एरिया को देखो, तो दूसरा लॉ यही बताता है कि अगर सेम टाइम इंटरवल में देखोगे, इक्वल टाइम इंटरवल में, 1 घंटा यहाँ से यहाँ और 1 घंटा यहाँ से यहाँ भी, दोनों जगह टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो बोल रहा है कि अगर सेम टाइम इंटरवल लेते हो तो दोनों एरिया बराबर होगा आपस में, यानी यह एरिया मान लेते हैं कि A1 था और यह एरिया A2 था, तो क्या बोल रहा है कि A1 और A2 आपस में बराबर होगा, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि यही दोनों, और भी कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे से फिर एनालाइज करना चालू किया और 1 घंटे में मान लेते हैं कि वो यहाँ पे पहुँच गया, एक प्लैनेट यहाँ से 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ से चलना चालू किया और 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से चलना चालू किया और 1 घंटे में ये यहाँ पहुँचा, तो इस समय एरिया कितना कवर किया, ये वाला एरिया कवर किया, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि कितना है, A3 है। तो क्या बोला जा रहा है कि सब आपस में A1 A2 A3 सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या दिया गया, लॉ ऑफ एरियाज़, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर करता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। यानी द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स या कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। इनफैक्ट मैं और भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो अगर इस तरह से मान लेते हैं कि बना दिया गया है,
ऐसा एलिप्स में बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सन है, और एक एक घंटे का मान लेते हैं कि एक एक घंटे या जितने देर, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ 1 घंटा, ऐसा नहीं कि 1 घंटा ही मान करके बैठ जाना आप, ठीक है। तो एक एक घंटे का मान लेते हैं कि अगर पूरा मान करके चलो, ये मान लेते हैं 1 घंटा में यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से 1 घंटे में मान लेते हैं यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ से 1 घंटे में मान लेते हैं यहाँ पहुँचा, यहाँ से 1 घंटे में 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 यहाँ पहुँचा। इस समय इस तरह से अलग अलग हम लोग मान करके चल रहे हैं। तो सबका अलग अलग एरिया होगा, इसका अलग एरिया होगा, ठीक है, इसका कुछ अलग एरिया होगा, ये कुछ अलग है, ठीक है। इधर देखोगे तो यह कुछ और अलग मिलेगा तुमको, ये वाला है, ठीक है। इसका यह एरिया भी यहाँ पे होगा, यह एरिया होगा, यह एरिया होगा, देख रहे हो, सब एरिया तुमको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। और भी देख लो, यह सब एरिया है, यह एरिया है। तो अगर टाइम इंटरवल बराबर हुआ तो जितना भी ये सब एरिया है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा। इनफैक्ट इसको मान लेते हैं कि 1 से शुरू करते हैं, ये पूरे को 1 मान लिए हैं, इस पूरे का एरिया 1 मान लिए हैं, इस पूरे का एरिया मान लेते हैं 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, ऐसा मान लिए हैं, ठीक है। इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 3 है, इसका एरिया 3 है, 4 है, इसका 5 है, ऐसे ही इंडिकेशन के लिए। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ से कि 1 2 3 सबका एरिया, ऐसा नहीं कि 1 बराबर 2 हो गया, ये एरिया को 1 माने हैं, इस एरिया को 2 माने हैं, 1 2 अभी मान लो कुछ भी ऐसे ही XYZ की तरह है, ठीक है, या ABCD सबको मान लो, ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, E मान लो, जैसे यहाँ A1 A2 माने थे ना, उसी तरह से ABCDEF मान लो। तो सब आपस में बराबर होगा, A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर E, जितना भी आगे में है सबका एरिया बराबर होगा। कब बराबर हुआ तो ध्यान रखना कि जब टाइम इंटरवल बराबर है तो, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ जितना देर में चला 1 घंटे में, यहाँ से यहाँ 1 घंटे में, तो दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा, यही बोल रहा है केप्लर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ हुआ, इसको छाप लीजिए। फिर मैं आगे तीसरे लॉ की तरफ चलता हूँ। अब तीसरा हम लोग देखते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ, जिसको और भी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स या टाइम पीरियड्स, क्योंकि टाइम से रिलेशन कुछ बताता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हम लोगों ने देख लिया। अब थर्ड लॉ, केप्लर्स का तीसरा नियम। देखो तीसरा नियम क्या बताता है, इसको भी मैं पहले लिख देता हूँ। क्या बोल रहा है ये कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, या इसको ऐसे बोल सकते हो, द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of SQUARE, to the square of its orbital, the square of its orbital time period, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो जो क्यूब है सेमी मेजर एक्सिस का, अभी हम लोगों ने मेजर एक्सिस देखा था, ठीक है, तो उसका सेमी का मतलब आधा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यह है, तो ये इसका मेजर एक्सिस है, तो इसका आधा, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस का आधा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी सिंपली बोल रहा है कि अगर सेमी मेजर एक्सिस है, उसको मान लेते हैं R है, तो उसका क्यूब यह प्रोपोर्शनल होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड। यानी जो प्लैनेट है, मान लेते हैं कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें टाइम पीरियड कितना लग गया है, T, ठीक है, और इसका सेमी मेजर एक्सिस कितना है, R, तो R³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T² का। ये बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि R³ प्रोपोर्शनल होता है किसका, T² का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि R³
आर क्यूब बराबर के इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब इसका मतलब आपको समझना है कि आखिर ये लॉ बोलता क्या है या बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो, बोलना यह चाह रहा है कि कोई भी प्लैनेट ले लो, ठीक है, या कोई भी सैटेलाइट ले लो, फिलहाल हम प्लैनेट की बात करते हैं, कोई भी प्लैनेट ले लो, उसका सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब कर दो और उसके टाइम पीरियड, जितना टाइम वो ले रहा है रिवॉल्व करने में, ठीक है, तो उस टाइम को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो यह हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा और हमेशा सेम रहेगा, ऐसा कहने की बात कर रहा है ये। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अलग अलग प्लैनेट को निकालोगे तुम, जैसे मान लेते हैं मरकरी का, तो मरकरी के लिए सेमी मेजर एक्सिस ले लो, उसका क्यूब कर दो अपॉन जितना भी टाइम लेता है उसका स्क्वायर कर दो, तो टी आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू जो आता है वो 0.98 होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा मान लेते हैं वेनस के लिए, देखते हो तो वेनस के लिए होता है 1.01। नेक्स्ट मान लेते हैं तीसरा कौन सा है, अर्थ, तो अर्थ के लिए इसका वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट मान लेते हैं कौन है, मरकरी, वेनस, अर्थ। मार्स के लिए अगर देखते हो तो मार्स के लिए इसका वैल्यू आता है 1.01। फिर अगला प्लैनेट कौन सा है मार्स के बाद, जुपिटर, तो जुपिटर का अगर निकालोगे तो इसका वैल्यू आता है 0.99। नेक्स्ट मान लेते हैं सैटर्न की बात करोगे तो इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, आगे में यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, सबका वैल्यू निकालोगे तो ये सबका वैल्यू 1 आता है। तो इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है ये, तो इसका मतलब यही है कि जितना भी प्लैनेट्स हम लोग देख रहे हैं सभी का आर क्यू बटा टी स्क्वायर निकालोगे तो उसका वैल्यू कांस्टेंट आता है और लगभग बराबर होता है। देखो तो 0.98 और 1.01 में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये सब का 1 0.99, तो ये सब लगभग क्या आया है हमारे पास, बराबर आया है। तो बस ये लॉ बताना चाह रहा है कि क्यूब कर दोगे सेमी मेजर एक्सिस का किसी भी प्लैनेट का फ्रॉम द सन, वो तो अगर उसका सेमी मेजर एक्सिस का द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका बच्चों, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड, यानी टी स्क्वायर के, टी मान लेते हैं कि ऑर्बिटल टाइम पीरियड है उसका, जितना में वो अपने ऑर्बिट को पूरा रिवॉल्व कर लेता है, और सेमी मेजर एक्सिस जान ही रहे हो तो उस इतना, ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि आर क्यूब बटा टी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। अब मान लेते हैं कि अलग अलग आपको कुछ इससे न्यूमेरिकल जो 11th क्लास में पूछेगा, 9th क्लास में ये सब नहीं पूछेगा, तो ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लेते हैं कि R1 का क्यूब बटा T1 का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा R2 का क्यूब बटा T2 का स्क्वायर, और इस तरह से बराबर R3 का क्यूब बटा T3 का स्क्वायर, इस तरह से आगे लेकर के चले जा सकते हो। अब देखो इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, देखो इन चारों में से 4 टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4, R1 R2 T1 T2, चारों में से 3 दे देगा और चौथा तुमसे पूछेगा, क्या नहीं निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तुमको 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। हम लोगों को बस 3 लॉ पढ़ना था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला लॉ क्या पढ़े कि फिर से सुन लो सबको, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोला कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। दूसरा क्या पढ़े, तो दूसरा हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या आर क्यूब बटा टी स्क्वायर ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अलग अलग एग्जांपल से हम लोगों ने इसको और भी अच्छे तरीके से देख लिया। ठीक है, अब देखो अब आता है इसमें पढ़ना हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसको आप छाप लीजिए, ये आपका 3 लॉ संपन्न होता है। ठीक है, इस तरह से इति देवा खंडे 3 त्रयः केप्लर्स लॉ समाप्तः। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे संस्कृत बोलने का, तो टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो आगे में हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो न्यूटन ने तो सिंपली बोल सकते हो कि यह बोले क्या कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप हेडिंग दे दीजिए, फिर मैं जो भी आएगा वो आगे मैं बात करूँगा। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशन का मतलब सिंपली यह होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण यानी धरती का आकर्षण, उसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं। धरती का आकर्षण यानी कह सकते हो कि जो फेनोमेना हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच ले रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। यानी यह कहा जा रहा है कि अर्थ के पास एक ऐसा शक्ति होता है, ठीक है, एक वैसा शक्ति जो अर्थ के पास है जिसकी वजह से वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच ले रहा है, आकर्षित कर ले रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इस पूरे फेनोमेना को बोल सकते हो ग्रेविटेशन है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गया? यानी क्या लिख सकते हैं, एक लाइन अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स लगा रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या उसको सिर्फ ग्रेविटी भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या उसी को और भी क्या बोलते हैं, अर्थ्स ग्रेविटी बोल दो। अर्थ का क्या है, वो ग्रेविटी है। यानी अर्थ अपने ग्रेविटी की वजह से, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है। इनफैक्ट न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में यह बताया कि जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि यह ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक दूसरे को ये मूव कर रहा है, ये मत सोच लेना कि अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, यानी यह भी एक्शन रिएक्शन है, जैसा न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरह का यह भी है। ये इसको खींचेगा तो यह भी इसको खींचेगा, ये जितना फोर्स से इसको खींचेगा उतना ही फोर्स से ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इनफैक्ट हर एक ऑब्जेक्ट, तुम अपने आसपास में, तुम्हारे अगल बगल में मान लेते हैं मम्मी है, पापा हैं, ठीक है। किसी का शादी तो 9th में नहीं हुआ होगा तो पत्नी नहीं खींच सकती है, तो ये मान लेते हैं मम्मी है, ये पापा हैं, ये तुम हो, ठीक है। तो तुम मम्मी, ये मम्मी थी, ये पापा थे, ये तुम थे, ठीक है। तो मम्मी तुमको खींच रही है, तुम मम्मी को अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है। पापा को तुम खींच रहे हो, पापा तुमको अपनी तरफ खींच रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। बोलोगे कि अट्रैक्ट कर रहा है तो जाके चिपकते क्यों नहीं? मान लेते हैं कि ऐसा अगर होता, ठीक है, बोल सकते हो तुम लोग, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सुंदर कन्या है, कौन है? सुंदर कन्या है, ठीक है। और इसको देख करके तुम हो यहाँ पे, ठीक है, अपना मुंह लेकर के खड़े हुए हो। अब बोलोगे कि सर ऐसा होता तो क्या, ऐसा क्यों नहीं हो गया कि सुंदर कन्या मेरी तरफ आ गया और हम उसकी तरफ चले गए, दोनों जा कर के चिपक गए, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो सबका कारण है, बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा होता तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सुंदर कन्या अपने जगह पे बैठी है, तुम यहाँ पे बस देख रहे हो टुकुर टुकुर, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब आप बोल रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, तो आखिर ये ऐसा क्यों नहीं हो गया? ये भी हो जाता तो अच्छा रहता। तो सबका कारण है, सब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इतना ही दिखने को हम लोगों को मिलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को छोड़े हम लोग तो ये नीचे चला गया, ठीक है। सर अभी आप बोले कि ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, और यहाँ से हम इस पेन को छोड़े या इस ऑब्जेक्ट को छोड़े, तो देखो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, बदले में ये अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट को उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप पूछ सकते हो कि सर ये ऑब्जेक्ट तो नीचे आता हुआ दिखाई दे दिया हम लोग को, अर्थ जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो उसका कारण यह है, देखो इसका मास जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, बहुत कम है। क्या अर्थ के सामने तुम्हारा मास है क्या? पिद्दू सा हो, एकदम इत्तू सा, ठीक है। अब इत्तू सा भी नहीं, इत्तू सा बिल्कुल, ठीक है, अर्थ के सामने हो। तो इस वजह से, चूँकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग अर्थ को मूव करते हुए नहीं देखते हैं, यद्यपि बल्कि किसको देखते हैं? जो छोटा ऑब्जेक्ट्स है उसको अपनी तरफ मूव करते हुए देखते हैं। क्यों हुआ, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि अर्थ का क्या है, मास
बहुत ज़्यादा है और इसका मास बहुत कम है। ठीक है, अभी ये भी समझाएंगे जो अभी सुंदर कन्या का हम लोगों ने केस लिया था उसको भी समझाएंगे। आकर्षित कर रहा है लेकिन फोर्स बहुत कमज़ोर होता है। इनफैक्ट बोलोगे तो 4 तरह का जो फोर्स होता है उसमें सबसे कमज़ोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से याद रख सकते हो NEWG। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद उल्टा साइन लगा दे रहा है, उसके बाद NEWG न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे कमज़ोर फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। सबसे कमज़ोर कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे ये 10 के पावर 30 गुना मजबूत होता है, 10 टू द पावर 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, और तो समझ लो इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है और इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बहुत कमज़ोर फोर्स है। कितना कमज़ोर है अभी सब सामने आ जाएगा। अब देखो, इतना तो पता चल गया कि अगर एक मास है, मान लेते हैं कि एक मास है M1 और दूसरा मास है M2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतना पता चल गया हम लोगों को कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये इधर जाना चाह रहा है और ये इधर आना चाह रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो न्यूटन्स ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यह बताया कि जो फोर्स लग रहा है, देखो 4-5 पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? पहला पॉइंट में हम आपको यह बताया कि जो फोर्स लग रहा है उसको हम कौन सा फोर्स नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी द फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, GF मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ और मत समझ लेना। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे कि और जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, तीसरा क्या बोले कि एक्शन रिएक्शन पेयर भी होता है, जो थर्ड लॉ न्यूटन्स का पढ़े थे हम लोग, यानी ओबे करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन पेयर रहता है। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो रिएक्शन में ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कह सकते हो ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब देखो, कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब क्या होता है? तो कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब यह होता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द मीडियम इन विच द मासेज आर प्लेस्ड, यानी जो बीच में कौन सा मीडियम है उस पर इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, इन विच द मासेज आर प्लेस्ड, in which the masses are placed। ठीक है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया? तो पांचवा पॉइंट में यह बोलता है कि जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का, यानी M1 × M2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यह बोल रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि इससे हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे। और छठा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? R था, तो उस स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली का मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, और डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं मासेस को बढ़ा दोगे, ठीक है, मास अभी कम है, बाद में मास ज़्यादा हो गया कभी, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। डायरेक्टली का मास बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, मास घटाओगे तो ये भी घटेगा। डायरेक्टली का मतलब ये है, इन्वर्सली का मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। क्या बोले? यह दोनों से अभी हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। ठीक है, तो इसको पहले आप इतना को छाप लीजिए, फिर मैं आपको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना।
अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर में आप भी वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा आप लिख लो अथी करके, स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट देख रहे हो, कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या देखे, 2 कॉन्सेप्ट आया, तो वहाँ से हम लोग एक इस तरह से डिराइव कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो अभी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, m1 इंटू m2 का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, नीचे में था r²। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कॉन्स्टेंट आता है जी m1 इंटू m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r², जहाँ पे g क्या है, कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लिख लेना कांस्टेंट, ठीक है। ये बोलते हैं, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कहीं पे लेकर के चले जाओ, जी का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। और इस जी की वैल्यू कितना रट लेना है तुमको, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इतना होता है इस जी का वैल्यू, ठीक है। इसका यूनिट निकाल लो, जी का यूनिट, इसका SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो देखो जी बराबर यहाँ से कितना लिख सकते हैं, तो जी बराबर हो जाएगा F इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो FR² अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। FR² अपॉन m1 m2 नीचे चला आएगा। अब देखो फोर्स का क्या है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो r का स्क्वायर है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मास का kg, तो kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg², ठीक है। यानी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। ये वैल्यू रख लो 6.67 इंटू, रट लो एकदम, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब आपके पास जो प्रश्नों का उत्तर था कि आखिर क्यों सुंदर कन्या और एक इधर में लड़का बैठा हुआ आपस में अट्रैक्ट नहीं कर लिया, एक दूसरे को क्यों नहीं खींच लिया, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए। अब इन सभी का जवाब आपको अगले क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।